हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपना 4th चैप्टर स्टार्ट किया था, प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटेजीज। प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटेजी मीन्स ओवरऑल स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड बाय द रिटेलर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। अब वो कौन कौन सी थी 4 प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटेजीज जो हमारे रिटेलर को प्रिपेयर करनी होती है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। फर्स्ट थी स्टोर लोकेशन, सेकेंड मर्केंडाइजिंग, थर्ड प्राइसिंग, फोर्थ मार्केटिंग। स्टोर लोकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मर्केंडाइजिंग, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक्स। मर्केंडाइजिंग क्या है? हमारा सेकेंड प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटेजी है जो हमारे रिटेलर को डिज़ाइन करनी होती है अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। मर्केंडाइज मीन्स गुड्स सोल्ड बाय आवर रिटेलर्स, मतलब वो गुड्स जो हमारा रिटेलर सेल करेगा उससे हम क्या कहेंगे? मर्केंडाइजिंग। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारे रिटेलर ने ये देखना होता है कि उसने कौन सी मर्केंडाइज में, कौन से गुड्स में डील करना है, इस बारे में वो डिसीज़न लेता है। और वो ये डिसीज़न डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद लेता है। सब कौन से फैक्टर्स को वो कंसीडर करता है जब उसे एक मर्केंडाइज डिसीज़न लेना होता है? उससे ये डिसीज़न लेना होता है कि वो कौन से गुड्स में डील करेगा। तो उसे किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? एक तो इनकम कितनी है, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी इनकम कितनी है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स को डिमांड करते हैं, किन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, उसके अलावा कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंपटीशन कम है। इन सब फैक्टर्स को हमारा रिटेलर ध्यान में रखता है जब उसे एक मर्केंडाइज को सेलेक्ट करना होता है। जब एक रिटेलर मर्केंडाइज को सेलेक्ट करता है तो उससे डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है। एक मर्केंडाइज को सेलेक्ट करने से पहले, गुड को सेलेक्ट करने से पहले, जो उसे सेल करने हैं अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर क्या है? हमारे रिटेलर को मार्केट का एनालिसिस करना होता है कि कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी इनकम लेवल क्या है, उसके अलावा हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कितने हैं किसी एक प्रोडक्ट्स को लेकर। ये सब कुछ एनालाइज करना होता है हमारे रिटेलर को जब उससे पहले, जब वो एक मर्केंडाइज को सेलेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद सेकंड डिसीजन है प्लानिंग। उसने एनालिसिस कर लिया कि कौन से प्रोडक्ट्स में कंपटीशन कम है, किसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। उसके बाद वो क्या करता है? वो मर्केंडाइज डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर मर्केंडाइज को वो परचेज करेगा। उसे परचेज करने के लिए होलसेलर या रिटेलर से वो पहले प्लानिंग करता है कि वो किस तरीके से के कस्टमर, किस तरीके के सेलर से, सप्लायर से उन गुड्स को परचेज करेगा, किन कस्टमर्स को वो सेल करेगा इन प्रोडक्ट्स को। ये सब कुछ वो प्लानिंग के अंदर डिसाइड करता है। थर्ड है हमारा एक्विजिशन। थर्ड स्टेप है एक्विजिशन। अब उसने पहले स्टेप में क्या? प्लानिंग कर ली। अब वो क्या करता है? अब एक्शन में आता है और वो उन प्रोडक्ट्स को जिनमें उसे डील करना है, जिन्हें उसे सेल करना है कस्टमर्स को, उनको एक्वायर कर लेता है मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से। उसके बाद फोर्थ है स्टेप हमारा हैंडलिंग। अब उसने एक्वायर कर लिया, उसके बाद वो क्या करता है? उनकी प्रॉपर हैंडलिंग करता है। वो ये देखता है कि उनकी प्रॉपर टेक केयर करता है, उन प्रोडक्ट्स की प्रॉपर टेक केयर करता है ताकि उनकी कोई प्रोडक्ट्स की कोई वेस्टेज ना हो और हमारा जो रिटेलर है उसको कोई लॉस ना हो। फिफ्थ है हमारा स्टेप जो रिटेलर फॉलो करता है, वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हमारा रिटेलर ये देखता है कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो हमने डिसाइड किया था सेट स्टैंडर्ड को फुलफिल कर पा रहा है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है तो उनका मर्केंडाइज का डिसीजन सही होता है, और अगर वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो उन्हें अपने मर्केंडाइज डिसीजन को चेंज करना पड़ता है।
So these are the steps which a retailer follow for the purpose of purchasing a merchandise, for the purpose of planning a merchandise which he is selling to their customer, he is planning to sell to their customer. ये सारे steps हमारा retailer follow करता है merchandise को acquire करने के लिए, जो कि उसे अपने customers को sell करने हैं। सेकेंड हमारे प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटजी होती है प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है एक सोर्स ऑफ रिवेन्यू है एक रिटेलर के लिए, कि जिससे कि प्राइसिंग डिसीजन से क्या है, हमारा जो रिटेलर है उसके पास रिवेन्यू आता है। तो एक प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट अर्न कर सके। और प्राइसिंग डिसीजन को लेते हुए जो हमारे रिटेलर हैं उनको डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है जब वो किसी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को डिसाइड कर रहा है, अपने जो रिटेल बिजनेस है उसकी प्राइसिंग पॉलिसी को डिसाइड कर रहा है। तो अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारा रिटेलर कंसीडर करता है व्हाइल चूजिंग अ प्राइसिंग डिसीजन। फैक्टर्स कंसीडर्ड, सबसे पहले है डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो इफ़ेक्ट करती है हमारे प्राइसिंग डिसीजन को। अगर डिमांड मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो हम ज़्यादा प्राइस डिसाइड करते हैं, अगर डिमांड कम है तो हम कम प्राइस डिसाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। सेकंड फैक्टर जो कि कंसीडर करना चाहिए हमारे रिटेलर को अपने प्राइसिंग डिसीजन को अपने प्राइसिंग डिसीजन को लेने से पहले, वो है कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग। जो हमारा कॉम्पिटिटर हैं वो कितने प्राइजेस पर प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, ये भी एक फैक्टर है जो हमारे रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए जब वो अपने प्राइसिंग डिसीजन को ले रहा है। उसके बाद है इमेज कैसी है हमारे रिटेलर के प्रोडक्ट्स की। अगर जो हमारा रिटेलर है उसकी बहुत अच्छी इमेज है कि मार्केट में उसकी इमेज गुडविल बनी हुई है, पहले से बहुत अच्छी इमेज है, तो वो अगर प्राइजेस को हाई भी रखेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड फिर भी प्रोडक्ट्स की हो जाएगी। तो हमारे जो इमेज है रिटेलर की इमेज, उस फैक्टर को भी हमारे रिटेलर को ध्यान में रखना चाहिए जब वो एक प्राइसिंग डिसीजन को ले रहा है। तो यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट, यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट में हमारे रिटेलर को अपने प्राइसिंग डिसीजन को लेने से पहले अपने प्रोडक्ट की यूनिकनेस को देखना चाहिए। अगर वो इस तरीके के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है जो यूनिक है, कहीं और मिलेंगे नहीं, तो वो हाई प्राइसेस भी सेट कर सकता है, कस्टमर उसकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर उसका प्रोडक्ट इस तरीके का है कि वो ज़्यादातर पर्सन्स के पास मिल जाता है, ऐसा प्रोडक्ट है कि वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है और बहुत सारे पर्सन के पास उस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है, तो हमारे रिटेलर को प्राइस उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। तो यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट भी एक फैक्टर है जो एक रिटेलर को कंसीडर करना चाहिए जब वो एक प्राइसिंग डिसीजन को ले रहा है। तो लास्ट हमारी प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग। मार्केटिंग मीन्स जो टूल्स हमारा रिटेलर यूज़ करेगा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो सब हमारे रिटेल मार्केटिंग मिक्स के अंदर आते हैं। जो हमारा रिटेलर है रिटेल मार्केटिंग के अंदर क्या करता है, वेरियस कम्युनिकेशन टूल्स का यूज़ करता है कस्टमर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। वो कम्युनिकेशन टूल्स कौन से होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, या फिर ये कहें पब्लिसिटी, या फिर हमारा है
कम्युनिकेशन मिक्स जितने भी हमारे होते हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, वो हमारे रिटेलर को मार्केटिंग के अंदर डिसाइड करने होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर डिसाइड करने होते हैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए और अपने बिजनेस को सक्सेसफुली एंड स्मूथली रन करने के लिए. So these are the primary retailing strategies which has to be considered by our retailer for the smooth functioning of their business. कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है हमारी प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटेजी हमारे रिटेलर को कंसीडर करनी चाहिए? स्टोर लोकेशन, मर्केंडाइजिंग, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग. थैंक यू क्लास.